नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। बीजेपी ने कहा था कि चुनाव से पहले स्लॉग ओवर्स की बैटिंग का समय है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कई छक्के जड़े जाएंगे। लेकिन जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए प्रधानमंत्री मोदी उठे तो जैसे एक ही ओवर में उन्होंने 6 छक्के जड़ने का प्रयास किया। सियासत का सारा खेल 55 साल कांग्रेस की इनिंग्स और 55 महीने मोदी सरकार की इनिंग्स के बीच समेटा। दरअसल ये तो ललकार है, फैसला तो जनता को ही लेना है। महामिलावट यहाँ पहुंचने वाले नहीं है। देखेंगे तो आप नरेंद्र मोदी के चेहरे में घबराहट देखेंगे। चेहरे उतरे हुए हैं क्योंकि अब राजदार को पकड़ करके लाए गए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 17 रुपए दिन के हिंदुस्तान के किसान को पैसा दिया। 17 रुपए। न कोई आरोप बचा, न प्रहार, न कोई मुद्दा छूटा, न ललकार। 55 साल का सत्ता भोग और 55 महीने का सेवा भाव, और जब नीति स्पष्ट हो, नीयत साफ हो, इरादे नेक हो, निष्ठा अटल हो, तो हम 24 घंटे गरीबों के लिए, देश के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा निरंतर पाते रहे। ये 2019 के रण का शंखनाद है, जहां शिष्टाचार की जगह ही नहीं, बस हुंकार है। चौकीदार! मेरा कहना है कि ये डरपोक व्यक्ति है। मैं तो पहचान गया हूं, ये डरता है। जब इसके सामने आके खड़ा होता है कि मैं नहीं करूंगा पीछे, क्या करोगे? नरेंद्र मोदी जी राफेल पर, रोजगार पर, किसान पर, नौजवान पर, नीति पर, नियत पर विपक्ष जितने बाउंसर फेंक सकता था उसने 4.5 साल में मोदी सरकार पर फेंक लिए। बीजेपी का स्टांस आक्रामक नहीं, डिफेंसिव रहा। लेकिन हर बॉल को आगे बढ़कर खेलने के मूड में आ चुके प्रधानमंत्री मोदी अब खुद क्रीज पर हैं। आप चिंता मत कीजिए, देश को लूटने वालों को मोदी डरा के रहेगा। देश ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है। जिन्होंने देश को लूटा है, जिन्होंने देश को तबाह किया है, उनको डरना ही होगा। एक तरफ दिल्ली में ही आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक सम्मेलन में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को डिबेट के लिए ललकार रहे थे। दूसरी तरफ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर अपना सबसे बेरहम भाषण दे रहे थे। आप मेरे साथ नरेंद्र मोदी का डिबेट करा दो, नेशनल सिक्योरिटी के राफेल मामले पे डिबेट करा दो, मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं है कि हमारी वायुसेना मजबूत हो। आप राफेल का सौदा रद्द हो, इसके पीछे किसकी भलाई के लिए लगे हो? आप किस कंपनी की भलाई के लिए खेल खेल रहे हो? कौन लोग हैं जिन्होंने आपको ले जाया है? चुनावी महासंग्राम का एजेंडा कुछ तो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से सेट और कुछ राहुल गांधी के राफेल को भ्रष्टाचार साबित करने की अथक कोशिशों से। मिस्टर होलैंड सेड, नरेंद्र मोदी जी मेरे पास आए और नरेंद्र मोदी जी ने मुझे कहा कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, एचएएल को परे करना है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने वो साबित कर दिया है कि जो होलैंड जी ने कहा था वो सच था और नरेंद्र मोदी जी राफेल मामले में गिल्टी है। इतिहास गवाह है, कांग्रेस पार्टी और उनकी यूपीए की सरकार का सत्ता भोग का कालखंड रक्षा सौदों में दलाली के बिना काम कर ही नहीं। मैं कभी सोच
कहा था कि राफेल को लेकर के ये झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से क्या बोलते हैं, ये झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से क्या बोलते हैं, ये मैं सोचता था। तो जब मैं डिटेल देखने लगा तो मुझे पता चला कि वो ये मान के चले हैं कि पिछले 55 साल में सत्ता भोग के काल में एक भी रक्षा सौदा बिना दलाली हुआ ही नहीं। इतना साफ है कि 2019 के मुकाबले में पीएम मोदी डिफेंसिव बैटिंग नहीं करने वाले हैं, वो तो सामने खड़े विरोधियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, 3 दशक हो गए, क्या कारण है देश ने एक भी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन हमारी सेना के हाथ में नहीं दिया? नॉट अ सिंगल इन 30 इयर्स। जबकि हमारे पड़ोस में हर प्रकार से युद्ध सामर्थ्य बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन क्या देश की सुरक्षा का विषय देश के साथ विश्वासघात नहीं था? क्या इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? ये आरोप बड़ा है, खासकर तब जब कांग्रेस राफेल मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बाजी पलटने का प्रयास किया, वायुसेना और सेना की मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया, देश की सुरक्षा से समझौते का गंभीर इल्जाम लगाया। 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग की, 5 साल बाद भी 2014 तक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदी गई। पूरा विपक्ष राफेल सौदे में घोटाला ढूंढ रहा है, अधूरे दस्तावेजों में संपूर्ण साजिश की कड़ियां तलाशी जा रही हैं। राहुल गांधी का दिया नारा वायरल हो रहा है, जहां वो कहते हैं चौकीदार चोर है, लेकिन पीएम मोदी ने नारे को कहावत में ढाला, कहा उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। निर्मला सीतारमण ने झूठ बोला, नरेंद्र मोदी ने स्वयं झूठ बोला, 1.5 घंटा मुझसे बातचीत की और अब सच निकलता है। सच्चाई क्या है कि वायुसेना डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग कहते हैं, और यहां उनका डॉक्यूमेंट है, कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री फ्रांस के साथ पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा है, और अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हमारी नेगोशिएटिंग टीम से खुश नहीं है तो वो अपनी नेगोशिएटिंग टीम के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन करें। एक अंग्रेजी अखबार में छपी चिट्ठी के अंश निकालकर जब राहुल गांधी फिर से राफेल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे तो साफ हो गया, ये मुद्दा 19 के चुनावों में वो छोड़ने वाले नहीं हैं। होलैंड जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे डायरेक्टली बोला है कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। यह बिल्कुल साबित हो गया है, चौकीदार चोर है, और कोई मतलब इससे क्लियर मामला हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऑपोजिशन के नाते आप जितने भी पार्लियामेंट में चर्चा करना चाह रही हो और प्रश्न उठाना चाह रही हो करो, और जवाब भी हम दे रहे, मगर आज का न्यूज़पेपर का आधा अधूरा खबर पकड़ करके ऐसे दोबारा पीएम चोर है वगैरह वगैरह करने वाले कौन है? जो खुद बेल में बाहर है। गरीब के खाते में सीधे जमा हो रहे हैं। अपनी सरकार के कार्यकाल के अंतिम सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में इस सवाल का जवाब भी दिया, लेकिन अंदाज ऐसा रहा कि जवाब खत्म होते होते कांग्रेस सरकारों में रक्षा सौदों की संपूर्ण नीति को आरोपों के कटघरे में खड़ा कर दिया। और सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि देश की सेना के हाथ में हमारी वायुसेना मजबूत हो। मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं है कि हमारी वायुसेना मजबूत हो। आप राफेल का सौदा रद्द हो, इसके पीछे किसकी भलाई के लिए लगे हो? आप किस कंपनी की भलाई के लिए खेल खेल रहे हो? कौन लोग हैं जिन्होंने आपको ले जाया है? आप इस प्रकार से देश की सेना के साथ ये व्यवहार करते हो? 30 साल तक देश की सेना को आपने निहत्था बना करके रखा था। मोदी सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि मानती है एक घोटाला मुक्त कार्यकाल को। यही कारण है कि अदालत तक से पाक साफ लौट चुकी राफेल डील की दाल में कुछ काला ढूंढने की कवायद निरंतर जारी है।
राफेल में कुछ नहीं है, ये बकवास है, सब झूठी फैर है। मोदी का चरित्र ऐसा है कि उसके ऊपर कोई दाग लगा ही नहीं सकता, क्योंकि जो 15 साल मुख्यमंत्री रहा, जब 15 साल में 1 रुपये घोटाले का उसके ऊपर आरोप नहीं लगा, तो राफेल में रक्षा सौदा से वो ऐसा चोरी क्यों करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने घुमा के थप्पड़ मारा है राहुल गांधी के गाल पर। सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि इसमें कोई घपला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब कांग्रेस तो सरकार लाने के लिए कुछ भी करेगी, ठीक है, और मेरी यहाँ तक राय है तो मतलब बीजेपी ठीक है अपनी जगह पे। बीजेपी ने जो काम किया है कांग्रेस ने 60 साल में नहीं कर पाया। बीजेपी अभी 4 साल 4.5 साल पूरे कंप्लीट कर रही है, इतने प्रोपोगंडे उठ रहे हैं कि बीजेपी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया। क्या है? कुछ नहीं है। अरे देशद्रोही तो ये है। जनता की राय जो भी हो, लेकिन कांग्रेस के लिए राफेल बड़ा मुद्दा है। इस मामले का पटाक्षेप इतनी आसानी से होने वाला नहीं है और उल्टा हम पे दब्बा लगा रहे हो। यहाँ तक कि जब एक दिन बाद राहुल गांधी भोपाल पहुँचे तो ये भूल ही गए कि पीएम ने लोकसभा में राफेल का जिक्र कितनी बार किया था। कल शाम को चौकीदार जी आते हैं लोकसभा में, यूं खड़े होते हैं और भाषण देते हैं 1 घंटा 45 मिनट, और उस भाषण में नरेंद्र मोदी 1 मिनट के लिए राफेल की बात नहीं करता। 55 साल बनाम 55 महीने का नैरेटिव प्रधानमंत्री दे चुके हैं, पर इसमें उन्हें अपने 55 महीनों को भाषण से नहीं बल्कि नतीजों से श्रेष्ठ साबित करना होगा। बहरहाल, राफेल के अलावा जो दूसरा बड़ा आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर लगता है वो है लोकतंत्र की हत्या का, कभी सीबीआई के बहाने, कभी रिजर्व बैंक के बहाने। आप जरा बताइए, देश में आपातकाल थोपा कांग्रेस ने, लेकिन कहते हैं इंस्टीट्यूशन मोदी बर्बाद कर रहा है। सेना को अपमानित किया कांग्रेस ने, कहते हैं मोदी बर्बाद कर रहा है। देश के सेना अध्यक्ष को गुंडा कहा, कहते हैं कि करने वाले कांग्रेस, कहते हैं मोदी इंस्टीट्यूट बर्बाद कर रहा है। सीबीआई में कुर्सी का तमाशा हुआ तो विपक्ष ने मोदी सरकार पर हस्तक्षेप का आरोप जड़ा। रिजर्व बैंक के गवर्नर का इस्तीफा आया तो प्रधानमंत्री मोदी पर तानाशाही का आरोप लगा। पश्चिम बंगाल में घोटालों की जांच की आंच ममता सरकार तक पहुंची तो मोदी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा। सबको कंट्रोल करके रख दिया है, सबको। देखिए, कोई आदमी एक बात भी नहीं कह सकता है। कोई आदमी बात करते है तो नेक्स्ट दिन फोन आता है, मोदी का खिलाफ कुछ मत बोलो। क्या हम लोग क्या है? हम पॉलिटिकली प्रधानमंत्री मोदी ने गिन गिन कर संस्थाओं को बर्बाद करने के आरोपों के नुकीले और चुभने वाले पलटवार किए। अपने 55 महीनों को 55 साल के कांग्रेसी शासन से बेहतर बता दिया। का पता चल गया, वो भी जब्त हो गए। आप पूरी जुडिशरी को डराने के लिए, महाभियोग के नाम से पूरी व्यवस्थाओं को हिलाने के लिए कोशिश की, और आप हमें कह रहे हो। ये कांग्रेस पार्टी जिसने योजना आयोग को, प्लानिंग कमीशन को जोकरों का समूह कहा था, मालूम है ना किसने कहा था? आज आप प्लानिंग कमीशन के इतने गीत गा रहे थे, उसी प्लानिंग कमीशन को आपके भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने जोकरों का समूह कहा था। इंस्टीट्यूशन का सम्मान। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और इंदिरा जी कांग्रेस की अध्यक्षा थी, वो केरल गई, पता नहीं क्या देखा, क्या पाया, क्या सुना। आते ही केरल की कम्युनिस्टों की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया। ये 2019 एनिवर्सरी है। आप संस्थाओं का मान सम्मान की बातें करते हो। बीवी का अत्याचारी। हालांकि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी है, दूसरी तरफ बाकी पार्टियों के नेता, जो एक सुर से, एक मन से तानाशाही के आरोप लगाते ही रहे हैं और लगाते भी रहेंगे। प्रधानमंत्री ने स्वयं एयरफोर्स का 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी को दिलवाया है। हम ये बात 1 साल से ज्यादा से उठा रहे हैं। मेरे बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं। निर्मला सीतारमण ने झूठ बोला, नरेंद्र मोदी ने स्वयं झूठ बोला। प्रधानमंत्री के भाषण के वक्त
संसद में राहुल गांधी भले मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके द्वारा उठाए जाने वाले ये सवाल प्रधानमंत्री मोदी को अच्छी तरह याद रहे। उन्होंने कांग्रेस सरकारों के 55 साल के सामने अपने 55 महीनों को रख दिया। हमारे देश के किसान, उसकी चिंता भी जिस प्रकार से की गई है, जरा बजट देख लीजिए। आपके समय कितना बजट खर्च होता था, हमारे समय कितना खर्च होता है। आप एमएसपी में कितना पैसा लगाते थे, हम एमएसपी में कितना लगाते हैं। आप देख लीजिए, जहां आपकी सरकारें थी एमएसपी में कितनी खरीदी करते थी, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें एमएसपी में कितनी खरीदी करते हैं। जरा आंकड़े देखोगे तो आपको लगेगा कि किसानों के लिए काम कैसे होता है। 55 साल का सत्ता भोग, 55 महीने का सेवा भाव, ये आपको किसानों की सेवा में भी बिल्कुल नजर आएगा। नरेंद्र मोदी का सीधा सा आरोप था कि कांग्रेस का फोकस भ्रष्टाचार पर रहा, जनता पर नहीं। उन्होंने अपने आरोपों के घेरे में न कांग्रेस की राजनीति को बख्शा, न गांधी परिवार। आपको पता है ना, वे जमानत पे है। कभी किसी ने सोचा होगा? और भी उनके सारे सागरी दरबारी लोग हैं, वो भी जेल कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। और मुझे विश्वास है 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद है, ये कोर्ट के चक्कर जितने लगाने लगा ले, एक दिन को तो उनको जाना ही पड़ेगा। देश का जिन्होंने लूटा है, उन्होंने लौटाना ही पड़ेगा। इसी हफ्ते प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस महासचिव पद का ऑफिशियल चार्ज लिया और उसी दिन उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय तलब किया गया। प्रियंका पति को छोड़ने खुद गईं। साफ है कि भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद वो बैकफुट पर जाना नहीं चाहती और बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। बात राफेल में भ्रष्टाचार से कांग्रेस शुरू करती है, स्वतंत्रता के बाद, लेकिन बीजेपी उसे कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर लाकर खत्म कर देती है। कम से कम पिछले 1 साल से देश की राजनीति इसी धुरी पर घूम रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में अपने ऊपर लगने वाले आरोपों का सिलसिलेवार जवाब देना शुरू किया तो कांग्रेस पार्टी से लेकर गांधी परिवार तक निशाने पर आते गए। नोटबंदी की परेशानी आपको हो रही है। ये नोटबंदी के बाद 3 लाख कंपनियां फर्जी, जो रुपयों का कारोबार करते थे, डोनेशन लेना देना रुपये करते थे, ये सब बंद हो गया। बेनामी संपत्तियां जब्त हो रही है, उसी के कारण लोग परेशान हैं और प्रॉपर्टी निकल रही है। कहां एक आरोप का जवाब। प्रधानमंत्री का ये बयान जिस वक्त आया, ठीक उसी वक्त कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के सामने बेनामी संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर सफाई दे रहे थे। मोदी जी और अमित शाह जी घबरा गए हैं, वो थर्राए हुए हैं। राजनीतिक उत्पीड़न, बदले की भावना और राजनीतिक प्रतिशोध में मोदी जी अंधे हो गए हैं और अंधे होकर इस प्रकार की बदले की कार्यवाही में वो लगे हैं। परंतु सच को थोड़े समय के लिए प्रताड़ित तो किया जा सकता है, पर दबाया नहीं जा सकता। सियासी बातों के बीच ईडी की जांच चलती रहेगी। नेताओं के तेवर आरोप को सुलगाते रहेंगे। नतीजे के लिए शायद कुछ इंतजार करना पड़े, पर भ्रष्टाचार का मुद्दा यही नहीं थमेगा। $30,000 करोड़ रुपए देते हो नीरव मोदी को। यहाँ 55 साल बनाम 55 महीने में भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी समझिए। एक ओर कांग्रेस भगोड़े नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी के जरिए मोदी सरकार को भ्रष्टाचारियों के मददगार के रूप में पेश करती है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाया। बैंकिंग व्यवस्था क्या करके रखा था? फोन बैंकिंग चलता था। नामदार को पता चले कि इसको मदद की जरूरत है, बैंक को फोन चला जाता था, रुपये निकल जाते थे, पहुंच जाते थे। किस काम के लिए कौन ले जाए, कहां ले जाएगा।
अब सब निकल रहा है। जो भाग गए हैं वो ट्विटर पर रो रहे हैं कि मैं तो 9,000 करोड़ लेके निकला था, लेकिन मोदी ने 13,000 करोड़ रुपया मेरा जब्त कर लिया। चारों तरफ से अभद्र भाषा सुनने को मिलती है, गाली गलौज सुनने को मिलता है, गंदे आरोप सुनने को मिलते हैं। उसका कारण यही है कि इतने लोगों को परेशानी हो रही है कि एक ईमानदार सच्ची सरकार, देश के हित में सोचने वाली सरकार आती है तब क्या होता है ये इससे पता चलता है। माल्या के प्रत्यर्पण की दिशा में मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन जब तक उसे वापस हिंदुस्तान नहीं लाया जाता आरोप तो लगते ही रहेंगे। अनिल अंबानी को, एक व्यक्ति को आप 30,000 करोड़ रुपए देते हो, नीरव मोदी को 35,000 करोड़ रुपए देते हो, मेहुल चोकसी को 30,000 करोड़ रुपए देते हो, विजय माल्या को 10,000 करोड़ रुपए देते हो और हिंदुस्तान के किसान के परिवार को 3.5 रुपए देते हो और फिर ताली बजाते हो कि हाँ हमने बहुत बड़ा काम किया। 2019 के चुनावों का शंखनाद करते हुए पीएम मोदी ने 55 साल सत्ता भोग बनाम 55 महीने सेवा भाव का नया स्लोगन दे दिया। संसद में प्रधानमंत्री मोदी की 100 मिनट की स्पीच इस एक स्लोगन के दायरों के अंदर थी, लेकिन यह भाषण सिर्फ विपक्ष पर निशाना और अपनी सरकार का काम गिनाना तक ही सीमित नहीं था, बल्कि कार्यकर्ताओं और जनता से एक वादा भी था जो उनके चुनावी समर का आगाज है। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। तुम उदास मत हो, अब मैं किसी भी सूरज को नहीं डूबने दूंगा। एक करिश्माई और लोकप्रिय प्रधानमंत्री होने के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में अपनी सरकार दोहरा नहीं पाए थे। 2019 के भीषण चुनावों से पहले अपना कार्यकाल पूरा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उसी सूर्य को कभी न डूबने देने का दम भरा। सूरज आएगा भी तो कहां, सूरज आएगा भी तो कहां, उसे यहीं रहना होगा। यहीं हमारी सांसों में, हमारी रगों में, हमारे संकल्पों में, हमारे रथजंगों में। तुम उदास मत हो, तुम उदास मत हो, अब मैं किसी भी सूरज को नहीं डूबने दूंगा। नए वादों की नई तकरीर अपनी जगह है, लेकिन चुनावों के मैदान में पुराने दावों की सच्चाई भी परखी जाती है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी कई सवाल होंगे जिनका आधार 55 महीने का उनका कामकाज होगा। चुनाव के 10 दिन बाद अब 10 गिनना, 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के किसान का कर्जा माफ करेगा। और अगर बहाने बनाएगा, अगर नहीं करना चाहेगा तो फिर कांग्रेस का दूसरा चीफ मिनिस्टर कर्जा माफ करेगा। राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। सब जाति, सब मजहब, सबको गले से लगा के मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अभी तो अपन ने ट्रेलर देखा है। 2018 के जाते जाते विधानसभा चुनाव संग्राम का ये वो दांव था जिसके आगे बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चारों खाने चित्त हो गए।
न प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार प्रचार काम आया, न अमित शाह की रणनीति काम आई। शिवराज की सत्ता गई, रमन सिंह से छत्तीसगढ़ का मन नहीं मिला और राजस्थान से रानी वसुंधरा का राजपाट चला गया। अपने पूरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए जितनी भी स्कीम चलाई, उन पर कांग्रेस का कर्ज माफी वाला दांव भारी पड़ गया। राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। विशेषज्ञों ने इसे किसानों के पक्ष में कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक बताया। मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में किसानों के खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर का छक्का जड़ दिया। 10 साल में एक बार 50-60 हजार करोड़ रुपए कर्ज माफी करके 10 साल तक अपने आप को किसानों का मसीहा बताते रहते थे। भाजपा सरकार ने जो योजना बनाई है, अगर उसको आने वाले 10 साल के हिसाब से देखा जाए तो आने वाले 10 साल में ये पीएम किसान योजना के तहत जो हर वर्ष किसान के खाते में 6,000 रुपया जाने वाला है, उसका अगर मैं 10 साल का हिसाब लगाऊं, 7.5 लाख करोड़ रुपया, 7.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा होंगे। संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने जब कांग्रेस के सभी आरोपों का एक एक करके जवाब दिया, तो अपने बचाव के साथ कांग्रेस की नीति और नीयत को किसानों के मुद्दे पर भी घेरा। आधार फिर बना 55 साल बनाम 55 महीने। 2009 का चुनाव जीतने के लिए आपने कर्ज माफी की घोषणा की। किसानों का कर्ज 6 लाख करोड़ रुपया था माननीय अध्यक्ष जी, 6 लाख करोड़ रुपया, और आपने माफ कितना किया? 52,000 करोड़। उस समय के सीएजी रिपोर्ट में है कि उस 52,000 करोड़ में भी 35 लाख लोग ऐसे पाए गए जो इसके हकदार नहीं थे, लेकिन वो पैसे ले। इसमें भी दलाली, इसमें भी खेल। देश को आजाद हुए 72 साल हो गए, लेकिन कुछ समस्याएं हर चुनाव का मुद्दा बनती रही। किसानों की समस्या, बेरोजगारी, महंगाई लगभग हर सरकार के मैनिफेस्टो में जगह तो पाती रही, लेकिन इनका सवाल जस का तस रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में जब अपनी सरकार के काम का उल्लेख शुरू किया, तो कांग्रेस सरकारों के 55 साल के काम को भी तुलनात्मक रूप से सामने रखा। ये गाना 1974 में आई फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का है, जो देश की बढ़ती महंगाई पर एक तंज था। महंगाई की मार पर कटाक्ष करते हुए ये दूसरा गाना है जो साल 2010 में आई फिल्म पीपली लाइव का है। किसने सोचा था कि ये दोनों गाने राजनीति का हथियार बन जाएंगे? महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष मोदी सरकार को लगातार घेरता रहा है। 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी ने महंगाई के मुद्दे पर लड़ा था, और 55 साल के मुकाबले जब वो 55 महीने की श्रेष्ठता को दिखाना चाहते हैं, तो महंगाई के मुद्दे पर ही कांग्रेस को घेरने लगते हैं। हमारे देश में 2 गाने बड़े प्रसिद्ध हुए थे सिनेमा में। एक था बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, एक गाना था, और दूसरा गाना था महंगाई का जो पॉपुलर हुआ था, महंगाई डायन खाए जात है, महंगाई डायन खाते जाते हैं। अब ये दोनों गीत किस कार्यकाल के हैं? पहला गाना पॉपुलर हुआ था तब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और इन्फ्लेशन 20% से ज्यादा था, और दूसरा गाना रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी और 10% से ज्यादा इन्फ्लेशन था। तब ये गाने लिखे गए हैं, तब गाने पॉपुलर हुए थे। महंगाई और आपका अटूट नाता है, अटूट नाता। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि 2019 का एजेंडा सेट करने के लिए अपने शासन के 55 महीनों का चमकदार रिपोर्ट कार्ड देना होगा, और रोजगार के जिस मुद्दे पर उनकी सरकार लगातार घिर रही है, उसे लेकर लोगों को कन्विंस करना होगा। जॉब के लिए आपने क्या किया? कोई विजन है? हेल्थ में आपने क्या किया? कोई विजन है? एजुकेशन में आपने क्या किया? कोई विजन है? मैं समझ रहा हूं कि आजादी के बाद की सबसे ज्यादा मीडियोकर गवर्नमेंट है। बिहार बेरोजगारी का सेंटर है। बिहार का युवा
पूरे देश में चक्कर काटता है। आप बिहार के किसी भी गांव में चले जाओ और बिहार के युवा से पूछो भैया करते क्या हो, जवाब मिलेगा कुछ नहीं करते। मोदी जी ने रोजगार दिया ना, नीतीश जी ने रोजगार दिया ना। रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष ने कभी मोदी सरकार को चैन से बैठने ही नहीं दिया। विधानसभा चुनावों का प्रचार हो या मोदी सरकार के कामकाज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोजगार के सवाल पर मोदी सरकार के वादों को हर बार आड़े हाथों लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी को यह भी पता है कि चुनावों में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, लिहाजा संसद में खड़े होकर रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने विस्तार से सफाई दी। रोजगार के मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी ने नौजवानों के स्वाभिमान से भी जोड़ा और मुद्रा योजना, स्टार्टअप जैसी अपनी योजनाओं का हवाला भी दिया। देश में असंगठित क्षेत्र करीब करीब 85 to 90% नौकरियां देता है, जबकि संगठित क्षेत्र सिर्फ 10 से 15% ही जॉब देता है। इस सत्य को स्वीकार करना होगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 80 to 90% है, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में 10 to 15% ऑनली। पर रोजगार एक ऐसा मसला है जिसका रिश्ता आंकड़ों से कम असलियत से ज्यादा है। ये राफेल जैसा तिलिस्म नहीं कि लोग उलझे रहे कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। रोजगार तो हकीकत है, लोग खुद आंकेंगे और फैसला लेंगे। बहरहाल ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहा जिस पर विपक्ष ने 55 महीने वाली मोदी सरकार पर सवाल न उठाए हों और जिनका जवाब संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया न हो। हर मुद्दे पर अपनी सरकार का बचाव भी रहा और विपक्ष पर हमला भी। 1 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल में घंटा बजाकर देश को जीएसटी के जरिए ऐतिहासिक टैक्स स्कीम का ऐलान किया, लेकिन विपक्ष ने इसे प्रधानमंत्री मोदी का अपरिपक्व फैसला बताते हुए चुनावों का मुद्दा बना दिया। गब्बर सिंह टैक्स, मनमोहन सिंह जी बैठे हुए हैं, शरद पवार जी, शरद यादव जी बैठे हुए हैं। सोच थी कि हिंदुस्तान को एक टैक्स दिया जाए, 5 अलग अलग टैक्स दे दिए, भ्रष्टाचार बढ़ा। और आप किसी भी छोटे दुकानदार के पास जाइए, किसी भी छोटे बिजनेसमैन के पास जाइए, पूछिए उससे गब्बर सिंह टैक्स ने उससे कितने पैसे लिए, वो स्वयं आपको बताएगा। मगर इसके बारे में नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं कहते हैं। जीएसटी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में पहले तो सरकार के विजन को क्लियर किया, फिर आक्रामक अंदाज में हर सवाल का जवाब दिया। 10% आरक्षण के मुद्दे पर गरीबों की बात कही, विपक्षी एकता के महागठबंधन को महामिलावट कहा, विदेश नीति पर दुनिया में भारत के बढ़ते दबदबे की तस्वीर पेश की और जब संसद से निकले तो सीधे पश्चिम बंगाल पहुंच गए और महागठबंधन की सूत्रधार ममता बनर्जी के सामने सवालों की फहरिस्त रख दी। यहां का युवा पलायन के लिए मजबूर है, सिंचाई की परियोजनाएं लटकी हुई है और ऐसा हाल बनाने के बाद भी उनको कोई परवाह नहीं है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने माटी को बदनाम कर दिया है और मानुष को मजबूर कर दिया है। जो पश्चिम बंगाल कला और संस्कृति के लिए जाना जाता था, वो अब हिंसा और अलोकतांत्रिक तरीकों के लिए देश और दुनिया में चर्चा में है, बदनामी हो रही है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, ये वो महापुरुष हैं जिनका जिक्र देश की राजनीति में आ ही जाता है। संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने जब कांग्रेस सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की तो इतिहास के कुछ प्रकरण भी उठा लिए। आरएसएस के इतिहास और विचारधारा पर प्रहार करके कांग्रेस समय समय पर बीजेपी को घेरती रही है। सरदार पटेल और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों के नाम पर राजनीति करने का आरोप बीजेपी पर लगाती आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में केवल पलटवार नहीं किया, चुभती हुई चुटकी भी ली। महात्मा गांधी बहुत पहले भनक गए थे, उनको अंदाज आ गया था कि सारी बीमारियों को रिसीविंग कैपेसिटी सबसे किसी की ज्यादा है तो कांग्रेस की।
और इसलिए महात्मा गांधी ने उसी समय कहा था कांग्रेस को बिखेर दो। कांग्रेस मुक्त भारत ये मेरा स्लोगन नहीं है, मैं तो महात्मा गांधी जी की इच्छा पूरी कर रहा हूं। और 150 साल है महात्मा गांधी जी के, ये श्रद्धांजलि के रूप में काम करना ही करना है। और कितनी मिलावट कर लो, बच नहीं सकते हो। राजनीति की लड़ाई संसद से सड़क तक जाती है, फिर सड़क से होती हुई वापस संसद में आ जाती है। प्रधानमंत्री मोदी को अच्छी तरह पता है कि इस बार उन्हें विपक्ष से टकराना भी है और जनता की अदालत में भी खड़ा होना है। 2019 के चुनाव की तो अभी तारीखें भी तय नहीं है, लेकिन इस एक हफ्ते में एजेंडा पूरी तरह सेट हो चुका है। बंगाल में ममता बनर्जी का धरना, दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ, नई महासचिव बनी पत्नी प्रियंका का साथ खड़ा होना, राफेल पर फिर राहुल गांधी का आक्रामक होना और प्रधानमंत्री का 55 साल बनाम 55 महीनों में चुनावी ललकार को समेट देना। मजबूत सरकार के बिना फैसले हो सकते हैं, मजबूत सरकार के बिना देश आगे बढ़ सकता है, मजबूत सरकार के बिना नौजवानों का भविष्य बन सकता है। उन्हें तो मजबूर सरकार चाहिए, क्योंकि मजबूर सरकार होगी तो उनके घर भरने में सुविधा रहेगी। नारे गढ़ना राजनीति की एक कला है, लेकिन नारों को साकार करना ही वो बुनियादी चीज है जिसके आधार पर चुनावी जीत मिलती है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।